हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, है ना, कि सेट जो है डेवलप किया गया है जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर के द्वारा। ठीक है, सेट्स का जो कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका जो है इसके आगे के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस जैसे चैप्टर्स में इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। डेली लाइफ एग्जाम्पल में हम सेट वर्ड को कहाँ कहाँ सुनते हैं यार, जैसे टी सेट, डिनर सेट, लेमन सेट, और कई सारे स्टेटमेंट आपने सुने होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे मान लीजिए कई सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्स की, है ना, तो वो जब उनकी वो कहते हैं कि सोच रहे होते हैं कभी कभी बैठे बैठे, कहते हैं कि अगर ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो मेरी लाइफ सेट ही है ना। इस तरह से आपने कई जगहों पे सेट वर्ड को सुना होगा। ठीक है, आगे क्या है यार, अब इसका जो डेफिनेशन होता है ना, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट मतलब कलेक्शन, और कलेक्शन क्या समझिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। बट मैथमेटिक्स में जो इसके एग्जांपल्स होते हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जो सारे नंबर्स होते हैं ना, उनका एक कलेक्शन बना दो। क्या बना दो? कलेक्शन बना दो। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स वो हो जाएगा, और उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ऐसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स होता है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं। जेड प्लस और नेचुरल नंबर लगभग सेम ही है। ठीक है, लगभग क्या सेम ही है यार। नेचुरल नंबर भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आता है, और जेड प्लस मतलब 1 2 3, ये भी मतलब जेड प्लस और नेचुरल नंबर सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे कि इसके डेफिनेशन को समझेंगे एक बार दोबारा कि सेट होता क्या है ना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होती है परिभाषा यार, वस्तुओं के परिभाषित संख्या को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं यार। इसके रिप्रेजेंटेशन, है ना, किसी भी सेट को लिखना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी डिस्कस करते हैं हम। तो सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स विच इज ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, जो कि ये लिखा हुआ है। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स विच इज ए बी सी एक्स वाई जेड। और आप कई सारे इंग्लिश के लेटर्स को यूज कर सकते हो, कैपिटल लेटर होना चाहिए यार। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। और सेट के अंदर कई सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए एक सेट हम बनाते हैं, चलो यार लिखते हैं सेट होता है। एक सेट तो समझ ही लेना कि वह कलेक्शन होता है ना, ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, मान लो, चलो समझते हैं थोड़ा सेट को, कि मान लो हमने एक संग्रह यानी एक कलेक्शन के बारे में बात करी और बोला कि 12 महीनों का नाम लिखो। आपसे कहा मैंने 12 महीनों का नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बाई चांस मैंने एक और बंदे से कह दिया कि मैंने किसी और से भी कहा, या मैंने खुद से ही कहा कि चल यार 12 महीने का नाम लिखते हैं, तो मैं भी यही लिखूंगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे करके जनवरी से दिसंबर तक ही लिखूंगा ना। और आपने भी किसी और बंदे से कहा, ऐसे कई सारे लोगों से आप कहोगे ना कि 12 महीनों के नाम लिखो, जिससे भी आप कहोगे वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही लिखेगा। यानी कि दिस इज अ कलेक्शन, है ना, 12 महीनों का कलेक्शन है ना यार। और कैसा वेल डिफाइंड है, मतलब कोई भी जो ये कलेक्शन लिखेगा ना वो सेम ही लिखेगा। मतलब कि सेट जो लिखा जाएगा ना, एक स्टेटमेंट अगर दे दी जाए और उसके बेसिस पे कलेक्शन बनाया जाए, तो वो हर लोगों के लिए, हर लोगों के द्वारा जो लिखा जाए ना वो सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, सेट होगा, है ना। कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाए और वो कलेक्शन हो, तो उस कलेक्शन को अगर हर कोई सेम लिखता है तो वो सेट कहला जाएगा। समझ गए, इस तरह से। अब आगे डिस्कस करते हैं कि मान लो, चलो एक सेट हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने एक सेट लिखा जिसको कैपिटल लेटर ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लिया हमने लिखा ए
इज द सेट इक्वल टू, और सुनो, सेट को हम करली ब्रेसेस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस ही लगा करके हम सेट को लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है, ठीक है, हमने लिखा, और इसके अंदर एलिमेंट डाल दिया यार, चलो वही ए बी सी डी डाल देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी हम डाल देते हैं, तो ए बी सी एंड डी, हम मान लें कि एक हमारा सेट है, ठीक है, ठीक है, फिर से लिख देते हैं एक बार, एक हमारा जो सेट है ए, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे सेट को, ए बी सी डी, और इसको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया हमने, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए यार, ठीक है, और इसको सेटेशन में डिनोट कर दिया, तो कैपिटल लेटर से डिनोट हुआ, इसके अंदर एलिमेंट जो है स्मॉल लेटर से डिनोट किए गए, और करली ब्रेसेस भी लगाते हैं सेट को लिखते समय, ठीक है। और अब लिखेंगे यार कि यार जो ये बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन जो होता है इसको समझते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड होता है। अगर मान लो ये जो ए है ना, इस सेट का एलिमेंट है, तो उसको आप लिखोगे कि ए जो है सेट का एलिमेंट है, या ए इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए, बट इसको मैथमेटिक्स ने शॉर्टकट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करने का कोशिश करा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम ए एप्सिलॉन ए, ठीक है, ए एप्सिलॉन सेट ए, इसको बोलते कैसे यार, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, मतलब इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। ये इतनी जो छोटी सी स्टेटमेंट ए एप्सिलॉन ए, ये क्या बताता है कि जो ए है ना, स्मॉल ए, आपका सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, मेंबर है, ठीक है। आगे समझते हैं हम, आगे क्या है, और अगर मान लीजिए कोई, ठीक है, ये भी समझ लीजिए आप, मान लीजिए हमने जो सेट लिखा हुआ था, इसको फिर से लिख देते हैं, ए सेट ए इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। हमने लिख दिया यार कि जो पी होगा ना यार, वो क्या होगा, वो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, काट कर देंगे बिलोंग्स टू के, यानी एप्सिलॉन वाले साइन को काट देंगे और लिख देंगे सेट ए, ठीक है। ए बी सी डी के आगे तो एप्सिलॉन लगा सकते हैं, बट वो नहीं लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट, इसका सवाल भी आगे हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट नहीं होगा ना, वो वहाँ पे क्या करेंगे, एप्सिलॉन लगा देंगे और उसको क्रॉस कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि पी इज़ द नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, या पी इज़ द नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। आगे क्या है यार, सेट के लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं यार, ठीक है, जैसे ये हम हाईलाइट करते हैं, ये देखो ये दोनों हैं, ठीक है, ये आपका जो है इस तरह से रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ये लिखा हुआ, ठीक है। मान लो यार, चलो एक सेट लिखते हैं यार, ठीक है, लिखा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, तो तुम्हें भी पता होगा यार, चलो लिखते हैं एक नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, और वो 42 को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो चलो लिखते हैं यार, मान लिया हमने एक लिखा सेट n, है ना, उसका नाम दे दिया n हमने, और ऐसे नंबर डालने यार हमको इस सेट के अंदर, करली ब्रेसेस का यूज़ कर लिया हमने, इसके अंदर जो एलिमेंट डालेंगे वो 42 को डिवाइड कर रहे होंगे, तो 1 जो होगा 42 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7 भी करेगा, 14 भी करेगा, 21 भी करेगा, और 42 भी करेगा। तो ये कौन सा सेट हो गया भाई, रोस्टर फॉर्म में एक ऐसा सेट है इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, 42 को डिवाइड कर रहे हैं, और वो जो एलिमेंट्स वाले हैं, मतलब जो नंबर है ना, वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 42 को डिवाइड कर रहा है, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ भी है। एक चीज़ और नोट आप कर लिएगा, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, तो ठीक है, अंग्रेजी है यार, समझते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है यार कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका कोई ऑर्डर आपने एक सही तरीके से सीधी सीधी ऑर्डर में लिख दिया, अब आप ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो, जैसे अभी पहले क्या लिखा हुआ था,
आप ये देख सकते हो 1 2 3 6 7 14 21 42। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे ये लिखा हुआ आपका, इसमें क्या एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बट इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, मतलब एलिमेंट्स तो वही होने चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 42 डिवाइड कर रहा है, तो एलिमेंट तो वही होंगे स्टेटमेंट वाइज। बट इसका जो ऑर्डर ना ये चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आगे जैसे ये लिखा हुआ है नोट, जो पॉइंट लिखा हुआ कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना यार, सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स की ऑर्डर है वो चेंज हो सकती है। जैसे उसमें क्या था 1 के बाद 2, 2 के बाद जो भी आगे वाला जो 42 को डिवाइड कर रहा है वो वाला नंबर था। यहाँ पे क्या 1 3 7 2 1 21 2 6 42 42, यहाँ 14 और 42 इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर मतलब 42 को डिवाइड करने वाले ही नंबर है, बट ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे है। तो ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है, रोस्टर फॉर्म लिखते समय आप आगे पीछे भी कर सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। एक और नोट वाला पॉइंट है, it may be denoted that while writing the set in roster form an element is not generally repeated, ठीक है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं होना चाहिए यार, क्या है इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट को दो बार 3 बार लिखे जा रहे हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ आपका स्कूल का, ठीक है। अभी हम जब सवाल करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी, अभी हम समझते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को। जैसे लिखा हुआ आपका एक स्कूल वर्ड, इसको बनाना है आपको सेट के रूप में, ठीक है। तो मान लिया, चलो लिखते हैं आप सेट के रूप में, ठीक है। चलो तो हमने मान लिया कि एक हमारा सेट जो है वो एस है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम कुछ एलिमेंट डाले हैं, और एलिमेंट कौन से होंगे, स्कूल वर्ड से आएंगे। तो स्कूल वर्ड में क्या है, एक एस वर्ड है, मान लो एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। सी एच और ओ डबल बार है, तो वही चीज़ में समझाया जा रहा है कि सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कोई वर्ड है जिसके अंदर 2 बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो उस वर्ड को हम एक ही बार लिखेंगे सेट में, ठीक है। इस तरह से एक ही बार ओ लिखेंगे, बाद में एल लिख देंगे। और जो आगे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका HOLCS, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऑर्डर को भी चेंज कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब SCHOL भी लिख सकते हो और HOLCS भी लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जो भी एलिमेंट हो ना वो एक बार ही आना चाहिए, ठीक है। इट क्या लिखा, इट मे बी नोटेड, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट जो है एक ही बार होना चाहिए, है ना। तो बार बार रिपीट आप मत करिएगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसके आगे, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप एग्जांपल्स देख सकते हो। मैं सीधा एक्सरसाइजेस पे आता हूँ, ठीक है। सेट होता है, अब सेट को हमने समझ लिया कि सेट, हम फिर से हम समझा देते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज अ कलेक्शन, ठीक है। और कैसा कलेक्शन, जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखा हो उस स्टेटमेंट को अगर जो भी पढ़े तो उसका आंसर जो हो हर कोई सेम दे। जैसे आप समझते हो एक्सरसाइज 1.1 क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। पहला आपका क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यार नहीं, शायद पहला कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ठीक है। लेटर जे से बैगिन करने वाले, मतलब लेटर जे से स्टार्ट शुरू होने वाले मंथ्स का कलेक्शन, तो ये कलेक्शन हो गया। कलेक्शन मतलब यार ग्रुप है ना, कई सारी चीज़ों का कलेक्शन, कई सारे एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो जे से शुरू होने वाले जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ्स का कलेक्शन लिखना है। तो जे से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ्स होते हैं, पहले तो ये जान लो यार, जनवरी, उसके बाद अप्रैल नहीं होगा, जून लिखता हूँ मैं, ठीक है। आपका जनवरी हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में लिखता हूँ, जनवरी हो गया। और फिर फरवरी, जब मैं फरवरी मार्च अप्रैल तो होगा नहीं, मैं ये भी नहीं होगा, जून हो जाएगा आपका यार, क्या हो जाएगा, जून, जून हो गया, ठीक है। ये हमने शॉर्टकट में जनवरी को लिखा हुआ है, JN डॉट करके लिख दिया समझने के लिए। जून हो गया, जुलाई होगा आपका यार, क्या होगा, जुलाई हो जाएगा। अगस्त नहीं, उसमें जी का आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये 3 ही हैं, ठीक है, ये 3 ही हैं। इसको सेट में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। आप जनवरी को पूरा लिख देना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो ये सेट होगा, क्यों सेट होगा यार, क्योंकि यार देखो यार, जे से शुरू होने वाले किसी को भी बोलोगे आप, अपने आजू बाजू किसी को भी बोल दो, जे से शुरू होने वाले मंथ का नाम लिखिए, जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ का नाम लिखिए, तो वही बताएगा, ठीक है।
क्या बताएगा, जनवरी बताएगा, जून बताएगा और जुलाई बताएगा। तो ये सबके लिए सेम है ना यार, सब लोग इसका आंसर सेम ही देंगे ना, तो ये सेट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यार देखो, हमारे लिए कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं, आपके लिए कुछ राइटर्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा है ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हों और कि आप उनको ज़्यादा टैलेंटेड मानते हो। तो ये टैलेंटेड का जो ये गुण है ना यार, ये वैरी करता है यार, कोई है ना, कौन सा पता यार, कल आगे चल के कौन सा राइटर और ज़्यादा ही टैलेंटेड हो जाए। ठीक है, तो हर एक के लिए जो टैलेंट जैसे राइटर्स का जो वो होगा, जैसे आप हीरोज़ को देख लो, किसी का फेवरेट कोई सुशांत है, किसी का हीरो जो है अमिताभ बच्चन है फेवरेट हीरो। तो मैटर करता है लोगों पे, है ना, कि वो किसको पसंद करते हैं। तो ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो होगा, ये सेट नहीं कहलाएगा, इसका कलेक्शन जो है सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वैरी करता है। ठीक है, तो इसका जस्टिफाई में आप लिख सकते हो कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज this is vary, this collection is vary फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये कलेक्शन जो वैरी करेगा, वेल डिफाइंड ही नहीं है यार। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। अगला क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसी टीम का बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन वर्ल्ड के, तो ये भी डिफाइंड नहीं यार। कभी क्या होता है यार, कभी बेस्ट जो किसी भी वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन जो होते हैं वैरी करते रहते हैं, ये आगे पीछे होते रहते हैं, है ना। या फिर किसी के लिए मान लो कोई टीम बनाता है वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट टीम, है ना, तो कोई रोहित शर्मा को लेगा, कोई विराट कोहली को लेगा, ऐसे 11 प्लेयर ले लेगा। कोई अपने मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले बैट्समैन को ज़्यादा पसंद करेगा, है ना। ऐसे कई सारे लोग जो होंगे उनके लिए बेस्ट 11 क्रिकेटर्स, है ना, टीम ऑफ वर्ल्ड जो वर्ल्ड के जो कलेक्शन होंगे वो मैटर करेंगे लोगों पे। ठीक है, तो ये वैरी कर रहा है। ठीक है, ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सेट नहीं कहलाएगा, आपका जो थर्ड वाला भी है वो रॉन्ग हो जाएगा, सेट नहीं होगा। जस्टिफाई में आप लिख सकते हो, आर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज दिस इज वैरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब अगला क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन आवर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में बच्चों का संग्रह, सारे बच्चों का संग्रह। तो आपकी क्लास में जो बच्चे होंगे ना यार, उनका जो संग्रह है, जो आपके क्लास है ना, मान लीजिए आप क्लास 11th के बच्चे हैं, तो क्लास 11th के बच्चों का जो संग्रह होगा ना वो सेट होगा। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में अगर दूसरा बच्चा भी बताएगा ना, तो वो भी आप जो भी आपके, जैसे मान लीजिए आपने अपने क्लास के बच्चों को लिस्ट कर दिया, ठीक है, और उसको सेट के रूप में लिखा, मतलब कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और उसके अंदर सारे नाम डाल दिए आपके क्लास के बच्चों का, और आपकी क्लास का कोई दूसरा बच्चा भी उस सेट को लिख रहा है, तीसरा बच्चा भी लिख रहा है अपने क्लास के बच्चों का संग्रह, तो वो वही तो लिखेगा। तो ये क्या करेगा, मैटर नहीं करेगा आपकी क्लास के बच्चों का। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दिस इज अ वेल डिफाइंड, तो सो इट इज सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से यार लेस वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो ये जान लो यार। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कैसे होती है यार, 1 से लेकर के होती है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो 1 2, ठीक है, कैसे लिखता हूँ मैं, सेट बनाया हमने, कर्ली ब्रेसेस बनाया, 1 2 3, और लेस देन 100 लिखना है, ऐसे डॉट डॉट लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर 100 से कम है ना, तो 99 पे ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। तो यार ये सब लोग नेचुरल नंबर जो 100 से जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होगी, 99 तो हम लिख देंगे, तो ये सबके लिए जो है सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट या वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सो इट इज़ सेट। तो आपका जो 5 जो है वो भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का जो नॉवेल्स का जो कलेक्शन है ना वो भी सेट ही हो यार, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स है ना यार, अगर मान लीजिए जो भी आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर जान रहे हो, ठीक है, तो उनके नॉवेल्स आपने पढ़े होंगे, तो उन नॉवेल्स को आप जब लिखोगे ना तो सब कोई वही नॉवेल्स लिखेंगे ना यार, सब लोग नॉवेल्स, क्योंकि नॉवेल्स का क्या है, फिक्स क्वांटिटी है ना, तो सब नॉवेल्स तो सब लोगों ने पढ़ा ही होता है। ठीक है, या कोई सर्च करके भी लिख सकता है, तो नॉवेल्स जो होंगे ना सब लोग सेम ही लिखेंगे ना इस तरह से। तो ये भी क्या हो जाएगा, कलेक्शन सेट हो जाएगा। ये जो कलेक्शन होगा ना मुंशी प्रेमचंद के रिटन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रिटन नॉवेल्स है ना उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि
अगर कोई भी यार गूगल पे सर्च करता है या कहीं भी किसी तरह से जान पाता है या उसको पहले से ही पता, तो वो नॉवेल जो होगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा वो सेम ही लिखेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इवन मतलब सम होता है ना यार, इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो इवन मतलब जो तो 2 से डिवाइड हो सके, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके 2 जोड़ते चले जाओ, तो इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर शायद आपका वो भी आ जाएगा, माइनस वाला भी आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर है ना, -2 -4 इस तरह से कई सारे नंबर्स आ जाएंगे, आप 2 जोड़ते चले जाओ। तो यार जिसको भी इंटीजर के बारे में जानकारी है तो वो क्या करेगा, हर कोई वही सेट लिखेगा, वही वही सारे कलेक्शंस लिखेंगे सेट के, वही सारे सेट को लिखेगा, है ना। सेट के एलिमेंट, सेट के अंदर वही सारे एलिमेंट डालेगा ना, -2 -4 -6 -8, है ना, 2 4 6 8 ऐसे करके वो डालेगा। तो ये जो इवन इंटीजर का जो कलेक्शन है वो भी क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में, सेट वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, यार सब लोग के पास बुक है यार, है ना, तो वो जो कलेक्शन बनाएंगे बुक के क्वेश्चंस का, वो सब लोग सेम ही बनाएंगे, तो इस तरह से ये भी सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। भैया देखो, किसी को शेर से डर लगता है, शेर से वैसे सबको डर लगता है ज़्यादातर केसेस में, बट कोई नहीं डरता है, कोई कोई होता है जो नहीं डरता है यार, जो है ना। और किसी को छिपकली से भी डर लग जाता है, तो इस ये इंसान को डर लगता है। ठीक है, तो किसी को किसी से ज़्यादा डर लगता है, किसी से कम डर लगता है। ठीक है, और किसी को हर चीज़ से डर लगने लगता है। तो मोस्ट डेंजरस जो होता है यार चीज़ है, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट डेंजरस, ये जो है ये वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट डेंजर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप क्या लिखा हो यार, ए